नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 का पार्ट नंबर 1 हम पहले वीडियो में बना चुके हैं और पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। और हमने पहले वीडियो में इतिहासकार उनके स्रोत तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। अब आगे हम ये देखते हैं कि इस साइड में दिया हुआ है ये चित्र दिया हुआ है, इसमें रहट है। ये रहट का चित्र आया है। ये देखो, यहाँ रहट का चित्र बना हुआ है। ये देखो, ये परिवर्तनों की पड़ताल है। अब आगे हम चलते हैं कि इनमें से मैं तो बड़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका राजपूत समुदाय था जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण क्या करते थे? उनका कार्य क्या था कि राजपूतों की जो आचार संहिता थी और उनका जो पराक्रम था और उनकी जो स्वामी भक्ति थी, उनका क्या करते थे? गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ किसे कहते थे? जो मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति कौन कहलाती थी? कायस्थ कहलाती थी। अब आदि समूह ने भी लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया? कि मराठों ने भी लाभ उठाया। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि
जातियों ने भी लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक या किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। स्थानीय को क्या करनी पड़ती थी? मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी मतलब पशु पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे और किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अब प्रश्न यह उठता है कि सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान किन नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं? हम पीछे पढ़े हैं ये पिछले टॉपिक में, तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान किन प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं? तो कौन कौन से प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय अस्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, इन प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान खान पान में क्या बदलाव आया? तो खान पान में क्या बदलाव आया, यह प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह हुआ कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी आदि। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। अब अगला प्रश्न यह बनता है कि राजपूत समुदाय से क्या आशय है? हम इस टॉपिक में पढ़े थे, तो इसमें प्रश्न क्या बना कि राजपूत समुदाय में से क्या आशय है? तो यह शब्द राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। अब आगे प्रश्न यह बनता है कि राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन आते थे? तो इसके अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब आगे चलते हैं, कहाँ तक पढ़ा हमने? अब है इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा
अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ और पर्यावास में परिवर्तनों के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक या किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी, स्थानीय को क्या करनी पड़ती थी? स्थानीय का अर्थ है जो वहाँ पर रहने वाले थे, उनको स्थानीय कहते हैं। तो उनको मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिलजुल कर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब है आगे क्षेत्र और साम्राज्य। अगला टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। ये चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था और गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्या करते रहते हैं। अब भाषा और क्षेत्र, इसमें देखें कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री अर्थात दक्षिण कर्नाटक में द्वार समुद्री है दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैअबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं।
अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कर दीजिए। अब है क्या आपने ध्यान दिया कि इस समय के साथ भाषाओं के नाम बदले गए हैं। अब है कि सन 700 तक कई क्षेत्र के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। एक क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी कड़वाहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश उनके अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका की तुलना कीजिए और खलजी और मुगल वंश के शासकों की कितनी अवधि तक चले। अब कुछ शेष भाग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।